हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नॉलेज अड्डा, जहां आपको मिलता है सब्जेक्ट का नॉलेज बेसिक्स से। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च के सेकेंड यूनिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइन का बहुत महत्व है। रिसर्च की सफलता एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन पर निर्भर करती है। रिसर्च डिज़ाइन का अर्थ है शोध कार्य करने की संरचना अथवा फ्रेमवर्क। शोध करने से पूर्व शोध के प्रश्नों को जानने एवं समझने हेतु एक शोध की रूपरेखा बनाना बहुत आवश्यक है। अतः ये कह सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन विधियों एवं प्रक्रियाओं का एक सेट है जिनका प्रयोग शोध के चरों अथवा वेरिएबल्स को एकत्रित तथा उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हम शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। अनुसंधान रेखा चित्र की विषय वस्तु ही डाटा कलेक्शन को मजबूत और प्रामाणिक बनाती है, जिससे रिसर्च क्वेश्चंस को प्रभावी रूप से आंसर किया जा सकता है। रिसर्च डिजाइन बनाते वक्त एक शोधकर्ता को अपने शोध कार्य की प्राथमिकताओं तथा उसकी व्यावहारिकताओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। किस प्रकार के डेटा अथवा जानकारियों की शोध कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यकता है, इसका विचार किया जाना चाहिए। डेटा किस प्रकार एकत्रित करना है, ये भी निश्चित किया जाना होगा। एकत्रित डेटा का किस प्रकार विश्लेषण किया जाना है, इस पर भी विचार कर निर्णय लेना रिसर्च डिजाइन की ही विषय वस्तु है। और इस सबके पश्चात ही शोध रेखा चित्र के आधार पर शोध प्रस्ताव अथवा रिसर्च प्रपोजल तैयार किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने पूर्व में जाना है कि शोध कार्य की सफलता एक उत्तम शोध रेखा चित्र अथवा रिसर्च डिजाइन पर निर्भर है। अतः रिसर्च डिजाइन बनाते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह भी सोचना होगा। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन वही है जिसमें पूर्वाग्रह की संभावना न्यूनतम हो तथा एकत्रित डेटा एवं विश्लेषणों की विश्वसनीयता सर्वाधिक हो। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। शोध रेखा चित्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित होना चाहिए। शोध के विषय पर केंद्रित रेखा चित्र किसी भी प्रकार की भावनाओं, कल्पनाओं एवं अनुभूतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरा जरूरी बात जो हमें इसमें ध्यान रखना है वो है रिलायबिलिटी अथवा विश्वसनीयता। रेखा चित्र बनाते वक्त सभी कार्यों एवं प्रक्रियाओं को इस प्रकार संयोजित किया जाना चाहिए कि प्राप्त जानकारियां एवं उनसे निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः विश्वसनीय हो। वैलिडिटी अथवा वैधता। रिसर्च डिजाइन को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए कि उसके अंतर्गत एकत्रित किए गए डेटा शोध की विषय वस्तु से संबंधित हो तथा वैध हो। निष्कर्षों की समानता, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। शोध कार्य संपन्न होने के पश्चात अगर उसी प्रक्रिया से उसी पद्धति द्वारा अगर वही कार्य पुनः किया जाए तो निष्कर्ष लगभग समान आने चाहिए। अर्थात शोध निष्कर्ष में समानता होना अनिवार्य है, तभी उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाएगा। अब बात आती है स्टेप्स। रिसर्च डिजाइन में कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए उसे क्रिएट करने के। तो रिसर्च डिजाइन उन आधारों को निर्धारित करता है जिससे शोधकर्ता को यह निश्चित करना सरल हो जाता है कि किन बातों को अपने अध्ययन में शामिल करना है और किन्हें नहीं। परिणामों के विश्लेषण एवं निष्कर्ष तक पहुंचने के भी मापदंड रिसर्च डिजाइन द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इसके मुख्य चरण हैं: पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा नीडेड, मतलब एकत्र किए जाने वाले डेटा के प्रकार का निर्धारण करना। फिर शोध के स्थान एवं समय के पैमाने का आकलन करना। शोध में संलग्न प्रतिभागियों तथा स्रोतों की पहचान करना।
चर एवं परिकल्पनाओं को तैयार करना, दैट मीन्स फॉर्मुलेटिंग द वेरिएबल्स एंड डिटरमाइनिंग द हाइपोथेसिस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के तरीके निर्धारित करना। अब हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन के टाइप्स की। तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन को हमने दो भागों में बांटा है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन और कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन एक प्रकार है और दूसरा है कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन। कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन को हमने पुनः डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च में भाग किया है। वहीं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन दो प्रकार का होता है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च डिजाइन एंड सर्वे रिसर्च डिजाइन। वहीं कॉजल रिसर्च डिजाइन फिर दो प्रकारों में भाग किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन और नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन एंड सिमुलेशन। अब हम एक एक करके इन सभी तरह के रिसर्च डिजाइन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, जिसे खोजपूर्ण अनुसंधान रेखा चित्र भी कहा जाता है। रेखा चित्र के इस प्रकार का उपयोग तब होता है जब शोध समस्याएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती हैं। इस विधि के द्वारा शोधकर्ता शोध समस्या से परिचित होते हैं तथा परिकल्पनाएं तैयार करना आसान हो जाता है। इस विधि के द्वारा प्रारंभिक अनुसंधान का संचालन हो पाता है, जिससे ज्ञान में विस्तार होता है। चूंकि इस विधि में शोधकर्ता शोध के प्रारंभिक चरण में होता है, अतः यह एक अनौपचारिक एवं सरल विधि है जिसमें किसी भी प्रकार की जटिलता या क्लिष्टता नहीं पाई जाती। इस रिसर्च डिजाइन में सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक डेटा पर निर्भरता अधिक होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन मेथड दी गई स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अवधारणा परीक्षण के यह एक सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान रेखा चित्र है। इसमें हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अर्थात किसी नई वस्तु को जब हम प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेकर आते हैं तो उसे हम पूरे मार्केट में लॉन्च करने के बदले पहले थोड़े से टेस्ट मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, थोड़े से एरिया में पहले हम उसे टेस्ट करते हैं और फिर हम पूरे के पूरे मार्केट में उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के मेथड के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। फिर हम आते हैं कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन में, जिसे निर्णायक अनुसंधान रेखा चित्र भी कहा जाता है। इस रिसर्च डिजाइन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति, स्थान और समय के संबंध में रिसर्च पॉपुलेशन के भीतर एक या एक से अधिक वेरिएबल्स को चिन्हित करना होता है। इस विधि का उद्देश्य ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो शोध निष्कर्ष और निर्णय लेने तक पहुंचने में उपयोगी हो। यह ज्यादातर मात्रात्मक प्रकृति की होती है तथा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा पर निर्भर होती है। यह पॉपुलेशन का एक विश्वसनीय एवं प्रतिनिधि चित्र प्रदान करता है, जिससे हमें अंतिम निष्कर्ष प्रमाणिक एवं वैध प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की ओर, अर्थात वर्णनात्मक अनुसंधान रेखा चित्र। ये आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ जो नंबरिंग की है इसमें मैंने रोमन सेकंड के साथ स्मॉल ए लिखा है। मतलब कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन जो हमारा द्वितीय प्रकार का रिसर्च डिजाइन था, उसके अंतर्गत ये पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन वर्णनात्मक अनुसंधान रेखा चित्र जिसे हम कहते हैं, इसका उपयोग तब किया जाता है जब उद्देश्य एक व्यवस्थित विवरण प्रदान करना है जो यथासंभव तथ्यात्मक और सटीक है। यह विधि किसी परिस्थिति के कौन, क्या, कब, कहां और कैसे को समझाता है, परंतु क्यों ऐसी परिस्थिति बनी यह नहीं बताता। तो इसकी यह एक प्रमुख सीमा है कि यह निर्धारित करने में मदद नहीं कर सकता कि किसी विशिष्ट व्यवहार, प्रेरणा या घटना का कारण क्या है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन को हमने ब्रॉडली दो भागों में बांटा है, एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है सर्वे।
तो देखिए कि सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन के पहले टाइप डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन में। तो इसीलिए यहाँ पर नंबरिंग है रोमन 2 के साथ स्मॉल a और अब स्मॉल i। यह मानव जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन या अवलोकन विधि। यह मानव यांत्रिक, विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा डेटा एकत्र करने की प्राथमिक विधि है। इस शोध रेखा चित्र विधि को गुणात्मक अनुसंधान के साथ ही साथ हम मात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों का भी भाग बना सकते हैं। अवलोकन तकनीक का एक विशिष्ट लाभ यह है कि यह वास्तविक व्यवहार को रिकॉर्ड करता है, न कि लोग जो कहते हैं या विश्वास करते हैं या सोचते हैं कि कहेंगे या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों का अवलोकन करते हैं जब वो किसी तरह की कोई एक्टिविटी, कोई परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो उस समय उनका जो वास्तविक बिहेवियर है उसे ही हम देखते हैं और उसी के आधार पर हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ऑब्जर्वेशन विधि के भी कई प्रकार हैं, जिसमें से पहला है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी अवलोकन। इसके अंतर्गत पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब है कि जब शोधकर्ता अपने अनुसंधान के समय खुद एक पार्टी बन जाता है जिनके ऊपर वो अनुसंधान कर रहा है, अगर वो उनके साथ ही एक पार्टी बनता है और उनमें से ही एक बन जाता है तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। और अगर वह उन लोगों में से एक नहीं बनता, अलग खड़े होके, तटस्थ खड़े होके जब वो ऑब्जर्व करता है तो वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्ट्रूसिव एंड अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन, मतलब जब हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, जैसा कि हम हिडन कैमरास से या सीसीटीवी कैमरास से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑब्ट्रूसिव एंड अनऑब्ट्रूसिव कहलाता है, जब लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल एंड कंट्राइव्ड सेटिंग्स, मतलब जब हम नेचुरल सेटिंग्स पर, नेचुरल का मतलब है जब लोग साधारण अपने ही काम में और क्रियाकलापों में लगे हैं और हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो वो नेचुरल सेटिंग्स है। कंट्राइव्ड सेटिंग्स का मतलब अगर हम उन्हें किसी काल्पनिक या कोई आर्टिफिशियल सेटिंग प्रदान करते हैं और फिर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तब हम उसे कहेंगे कि वो कंट्राइव्ड सेटिंग्स है। इसी तरह से डिस्गाइज्ड एंड नॉन डिस्गाइज्ड, इसका मतलब है कि अगर हमने अपने जिन पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं, अगर हमने उन्हें नहीं बताया है कि उन्हें क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है और केवल उन्हें परफॉर्म करने के लिए छोड़ दिया गया है, तो वो डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर हम उन्हें बता देते हैं कि हम आपके ऊपर इस तरह का कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं और फिर उन्हें परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, तो वो नॉन डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन है। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि जब हम अपने रेस्पोंडेंट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चंस पूछ के या सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्म करके ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर हमें पूर्व में ही पता है कि हमें क्या करना है और रेस्पोंडेंट को भी पता है कि उनके साथ क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके साथ क्या बिहेवियर होने वाला है, तो वो स्ट्रक्चर्ड कहलाता है या संरचित। और असंरचित मतलब जहां पर हमने अपने रेस्पोंडेंट्स को फ्री छोड़ दिया है और किसी तरह की कोई वहां पर फॉर्मल तरीके नहीं है, सभी फ्रीली अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहलाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जिस समय कोई घटना हो रही है, जिस समय परफॉर्मेंस हो रहा है, अगर हम उसी समय उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। और अगर किसी कार्य के होने के पश्चात फिर हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं और उसे दोबारा फिर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब कि जब घटना हो रही है उस वक्त ऑब्जर्व करना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और घटना के घटित होने के पश्चात अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन के भी कई प्रकार हो सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सर्वेज में। सर्वेज अर्थात सर्वेक्षण। सर्वेक्षण तकनीक में मुख्य रूप से विषय के बारे में प्राथमिक डाटा का संग्रह शामिल है। आमतौर पर शोध अध्ययन के अंतर्गत
जो पॉपुलेशन या यूनिवर्स है उसमें से प्रतिनिधि सैंपल एक प्रश्नावली के उपयोग द्वारा चुना जाता है। यह एक प्रसिद्ध विधि है जो अत्यंत विश्वसनीय है, जो पूछे गए प्रश्नों में मानकीकरण और एक रूपता की अनुमति देता है। अब हम आते हैं कॉजल रिसर्च पर। कॉजल रिसर्च जिसे हम कारण अनुसंधान भी कहते हैं। इस रिसर्च डिजाइन में वेरिएबल्स अथवा चर के बीच कारण और प्रभाव संबंध खोजने के लिए किया जाता है। कोई काम क्यों हुआ और उस काम के होने से हमें क्या इफेक्ट आया, तो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को जब हम मेजर करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तब ये वेरिएबल्स की वैसी स्टडी जिनसे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं वो कॉजल रिसर्च कहलाता है। कार्य और उसके कारण को निर्धारित करने के लिए वह चर या वेरिएबल जिसे दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन का कारण माना जाता है उसे स्थिर रखा जाता है और दूसरे चर में परिवर्तन को मापा जाता है। यह एक जटिल विधि है जिसमें पूर्ण निश्चिंत होकर हम यह नहीं कह सकते कि कार्य और कारण के संबंध को प्रभावित करने वाले अन्य और कोई कारक नहीं है। कई बार शोधकर्ता के लिए उन दृष्टिकोणों, प्रेरणाओं एवं मनोवैज्ञानिक विचारों को जानने और समझने में कठिनाई होती है जिन्हें स्वयं रेस्पोंडेंट भी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर जब रेस्पोंडेंट खुद अपने किसी तरह के फीलिंग्स को नहीं जान रहा है, अपने मोटिवेशंस को नहीं जान रहा है, तो उन्हें स्टडी करना इस विधि के अंतर्गत थोड़ा कठिन हो जाता है। अब बात आती है एक्सपेरिमेंटेशन और नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन की, जिसे हम प्रयोग या प्राकृतिक प्रयोग विधि कहते हैं। तो यह एक अत्यंत ही नियंत्रित विधि है, हाईली कंट्रोल्ड मेथड। यह शोधकर्ता को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि एक विशिष्ट स्वतंत्र चर में अगर हम हेरफेर करें तो अन्य आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर हम उसे मैनिपुलेट करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर आएगा, ये जानने की विधि ही हमारा एक्सपेरिमेंटेशन विधि है। इसके अंतर्गत हम करते ये हैं कि हम एक नियंत्रण समूह और एक प्रयोग समूह बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप, और जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें रैंडमली किसी भी ग्रुप में डाला जाता है और फिर एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर क्या प्रभाव हो रहा है ये देखा जाता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किसी प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल या कृत्रिम व्यवस्था में किया जाता है अथवा प्राकृतिक या नेचुरल व्यवस्था में भी किया जा सकता है। हालांकि प्रयोगशाला अनुसंधान जो है उसमें शोधकर्ता को हस्तक्षेप करने वाले वेरिएबल्स को नियंत्रित अथवा समाप्त करने की अनुमति रहती है, क्योंकि हम जैसा हमने पहले पॉइंट पे कहा कि यह हाईली कंट्रोल्ड मेथड है। जब आप लैब में कोई वर्क करते हैं तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें काफ़ी सारे कंट्रोल्ड फैक्टर्स मिलते हैं जिससे कि हमारे जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, हस्तक्षेप करने वाले जो वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन के अंतर्गत भी कई विधियां हैं। इन्हें हम ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड करते हैं: टाइम सीरीज एंड ट्रेंड डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड कॉम्बिनेशनल डिजाइन। पहले हम आते हैं टाइम सीरीज डिजाइन, जिसे काल श्रेणी रेखाचित्र कहा जाता है। उसी सैंपल और पॉपुलेशन से कुछ समय के अंतराल में डेटा एकत्रित किया जाना ही टाइम सीरीज डिजाइन के अंतर्गत होता है। रेस्पोंडेंट्स के एक ही समूह को कुछ समय के अंतराल में उनसे साक्षात्कार किया जाता है, जिससे कि एक विशेष व्यवहार का अध्ययन करने में मदद मिलती है। जब हम उन्हीं ग्रुप और रेस्पोंडेंट्स को कुछ समय के बाद बार बार इंटरव्यू करते हैं तो उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया ये जानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। इसमें हम एक ही समय पर कई समूहों पर किसी एक सब्जेक्ट मैटर के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने वर्कर्स को इंसेंटिव दिया
अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कर्स को हमने एक साथ इंसेंटिव ऑफर किया। तो अब हम ये देखेंगे कि उसी इंसेंटिव का अलग अलग विभागों के वर्कर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि सेम लेवल पर ही हमने सेम टाइम पर ही हमने डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट करके क्या प्रभाव प्राप्त किया है। तो टाइम सीरीज डिजाइन में हम सेम रेस्पोंडेंट को डिफरेंट टाइम पीरियड में स्टडी करते हैं और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में हम डिफरेंट रेस्पोंडेंट्स को सेम टाइम पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशनल डिजाइन या संयोजन डिजाइन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये उक्त दोनों विधियों का मेल है। इसमें हम जनरली ये देखते हैं कि इसे प्रायः एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाया तो कुछ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के आने से पहले भी हमारे सामान को खरीदा था और कुछ हैं जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के आने के पश्चात ही हमारे सामान को खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या असर हमारे एडवर्टाइजमेंट के इफेक्टिवनेस का रहा, हमारा एडवर्टाइजमेंट कितना इफेक्टिव रहा, ये जानने की कोशिश अगर हमें करनी है तो हमें टाइम सीरीज डिजाइन और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनसे कि हम ये जान पाएंगे कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ आवर एडवर्टाइजमेंट बिफोर एंड आफ्टर ओवर द रेस्पोंडेंट्स पर हमारे एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट आया। अब हम पहुंच गए हैं सिमुलेशन विधि पर। सिमुलेशन विधि जो है इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। गणितीय सूत्रों के उपयोग द्वारा जब वेरिएबल्स के बीच कार्य और कारण का संबंध स्थापित करने का तरीका निकाला जाता है तो हम उसे सिमुलेशन विधि कहते हैं। इसमें वास्तविक जीवन की स्थिति का अनुकरण किया जाता है। इसमें समीकरण के एक चर को बदलकर समीकरण के दूसरे चर पर क्या प्रभाव हो रहा है ये निर्धारित किया जाता है। इक्वेशन से तो आप सभी परिचित हैं। तो इक्वेशन में हम देखते हैं कि जब एक वेरिएबल को हम चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश ही सिमुलेशन विधि है। तो सिमुलेशन विधि जो है ये एक मैथमेटिकल विधि है गणितीय सूत्रों के द्वारा। इसमें हम रियल लाइफ सिचुएशंस को मेजर करने की, रियल लाइफ सिचुएशंस को हम जानने की, परखने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक संगठन में जिस भी प्रकार की रिसर्च प्रॉब्लम है उसे फेस कर रहे हैं वही उसके रिसर्च डिजाइन का निर्धारण करता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसके आधार पर हम रिसर्च डिजाइन का निर्धारण करते हैं और इसके सिवा और कोई भी बात हमें इफेक्ट नहीं करती। एक अध्ययन का डिजाइन फेज यह निर्धारित करता है कि किस उपकरण का उपयोग किया जाए और उनका उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए यह स्पष्ट है कि अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान का खाका है। यह सूचना के संग्रह में शामिल कार्य प्रणाली और उसी से सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिसर्च डिजाइन किसी भी रिसर्च को सफल करने का सूत्र है। अगर आप सही रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग तो वही जीत ली और आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से हम आज अपने इस टॉपिक रिसर्च डिजाइन को बेहतर तरीके से समझ गए हैं और इस तरह धन्यवाद आप सभी का। आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।